स्वागत है दोस्तों आपका आज की हमारी क्लास में। हम इतिहास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मॉडर्न इतिहास को हम पढ़ रहे हैं। भारत में पुर्तगालियों, डचों, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों, स्वीडिश हम आगे पढ़ेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम पढ़ रहे हैं। तो किस प्रकार से भारत का खोज किया। भारत का खोज का मतलब कि भारत से जुड़ने का रास्ता का खोज किया। भारत कोई वस्तु नहीं है जो किसी ने खोज किया है। भारत तो पहले ही से एक देश है और इसका व्यापार तो पहले ही से हो रहा था। तो मैंने आपको बताया भी था। और इसकी चर्चा हम करेंगे कहाँ, जब हम एंशिएंट इतिहास में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो हम वहाँ जिक्र करेंगे पहले ही से स्थल मार्ग से व्यापार, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, उसका डिटेल हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना। तो हम बात करते हैं कि भारत से जुड़ने के लिए रास्ता का खोज यूरोप के लोगों ने, जो यूरोप का एक देश था पुर्तगाल, द प्रिंस हेनरी जो था एक नेविगेटर था, वो अफ्रीका के मानचित्र का क्या बनाया था, एक मैप बनाया था। इसी मैप के सहारे एक व्यक्ति का नाम है बार्थोलोम्यू डियाज, अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुंचता है, जिसका नाम है केप ऑफ होप गुड, जिसे हम उत्तमासा द्वीप के नाम से भी जानते हैं। और वह पुनः वापस चला गया। जब वहाँ से वापस चला गया तो यह बात पूरे पुर्तगाल में फैली। तो एक व्यक्ति है वास्को डी गामा, वो उसी रास्ते से होते हुए पहुंचता है उत्तमासा द्वीप के पास में। वहाँ एक व्यक्ति मिलता है, कौन, अब्दुल मनी के नाम से। वो क्या काम करता है, वो वास्को डी गामा को रास्ता यानी पथ प्रदर्शक के रूप में वो आगे लेके बढ़ा और मालाबार के तट पे कालीकट पर 1498 में वास्को डी गामा पहुँचा। और इस प्रकार से भारत और यूरोप के मध्य एक रास्ता जुड़ गया। तो आपने उसी क्रम में आपने क्या देखा, डच भी आए, अंग्रेज भी आए, डेनिश भी आए। अब फ्रांसीसी आज हम पढ़ेंगे, कल हम स्वीडिश पढ़ेंगे। तो मैंने एक संक्षिप्त आपको विवरण दे दिया कि रास्ता का खोज किस प्रकार से हुआ था। उसके पहले मैंने सारी कहानी को बता रखा है। तो जो वीडियो नहीं देखे हैं, जो पहली बार इस वीडियो पे विजिट कर रहे हैं, वो पहले जा कर के वो 3 लेक्चर को आप देख लें, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा, तब ये समझ में आएगा। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आज का जो टॉपिक है भारत में फ्रांसीसियों का आगमन, यह बहुत छोटा टॉपिक है जो पीटी के माध्यम से मैंने इसको तैयार किया है। और जब हम मेंस का जब हम पार्ट पढ़ेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा इसका और हम आगे बताएंगे। बीपीएससी का मेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मेंस में 1854 से लेकर के यानी 1800, जब हम संथाल विद्रोह की बात करेंगे, संथाल विद्रोह से लेकर के नेहरू यानी 1963-64 तक हम बात पढ़ेंगे। उसके पहले हम पीटी के संदर्भ से हम देख रहे हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी का हो, चाहे आपका वो किसी अन्य पीसीएस का एग्जाम आप दें, तो हम पीटी के फैक्ट से हम पढ़ रहे हैं। और हम बीच बीच में इसमें मेंस का भी हम मटेरियल डालते रहेंगे, तो आप उसे देखते हुए चलेंगे। ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, इसे आप पढ़िए। ये जो क्लास है आपका इतिहास का, बहुत अच्छे से डिटेल एनालिसिस के साथ में पढ़ाता हूँ और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम इसी प्रकार से वीडियो को लाते रहेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज का टॉपिक है भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। इसे आप देखते हुए चलेंगे, मैं सवाल भी बताता भी चलूँगा किस प्रकार से सवाल बन रहा है। 1664 में, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, चलिए रहने देते हैं। यहाँ कह रहा है कि 1664 में भारत का मुगल बादशाह कौन था, औरंगजेब था। ठीक है, पहला सवाल कि 1664 में भारत का मुगल बादशाह कौन था, औरंगजेब था। इसका कार्यकाल कब से कब तक था मैं बता देना चाहता हूँ आपको, 1658 से 1707 तक। इसके बाद कौन बनता है तो आप पढ़ेंगे मेडेवल में उसको। तथा फ्रांस के राजा लुई 14वां था। तो एक सवाल यहाँ से और बनता है
कि लुई 14वां का भारत में समकालीन शासक कौन था? तो औरंगजेब था। याद रखेंगे। लुई 14वां का एक मंत्री है, उसका नाम है कोलबर्ट। क्या नाम है उसका? कोलबर्ट। इसने राजा को सुझाव दिया है। क्या दिया सुझाव? कि पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो क्यों सुझाव दिया होगा? तो इसको देखते हैं। क्योंकि लाभ अत्यधिक हो रहा था अन्य कंपनियों को। अन्य कंपनियों किसको? तो डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, डेनिश, इन लोगों को लाभ हो रहा था। तो इसकी सुझाव राजा ने मान लिया। तो कोलवर्ट के सुझाव पर एक कंपनी, सरकारी कंपनी का गठन किया गया। देखिए यहाँ पे सरकारी कंपनी है, इस बात को आप नोट करेंगे, सरकारी कंपनी। तो सबसे पहले सरकारी कंपनी का गठन किसका हुआ था? तो फ्रांसीसियों का। याद रखेंगे। इस कंपनी का नाम क्या था? द कंपनी इंड ओरिएंटल के नाम से इसे जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो हमने 3 सवाल यहाँ पे मैंने बता दिया। 3 से 4 सवाल आपका इसी 3 लाइन में बनेगा। पहला, 1664 में भारत का मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब। लुई 14वां का समकालीन कौन था? ठीक है, भारत में। लुई 14वां का मंत्री कौन था? तो कोलबर्ट था। कंपनी का क्या नाम था? तो ये सब आप देखते हुए चलेंगे, सवालों को पकड़ते हुए चलेंगे। 1667 में यानी 1667 में फ्रैंक कैरो को यह आदेश दिया गया कि वह भारत में जाकर कंपनी स्थापित करें। तो यह एक दल लेकर भारत की ओर कूच किया। इस रास्ते में एक ईरान का व्यापारी मिला जिसका नाम था मरकारा था। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि एक व्यक्ति है फ्रैंक कैरो नाम से, उसे आदेश दिया जाता है कि आप जाइए भारत में कंपनी स्थापित कीजिए। तो ये चल पड़ता है अपनी दल लेकर के। जब ये चलता है तो रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है, उसका नाम था मरकारा। जिस तरीके से आपको वास्को डी गामा को अब्दुल मलिक मिला था, तो इसे भी एक व्यक्ति मिलता है मरकारा। भारत आने के लिए नहीं, है ना, बस इसे मिलता है। मैंने आपको फैक्ट के रूप में इसको मैंने बता दिया है। फ्रांसीसियों के द्वारा पहली कोठी 1668 में सूरत में स्थापित किया गया, जहां पहले से अंग्रेज, डच, पुर्तगाल व्यापार कर रहे थे। आप एक बात नोट किए होंगे, जो भी कंपनी आ रही है सबसे पहले सूरत में अपना पैर को क्या कर रही है? रख रही है। ऐसा क्या है सूरत में? क्योंकि सूरत सूती वस्त्रों का क्या था? प्रमुख केंद्र था। याद रखें, वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था सूरत, इसीलिए। लेकिन यह यहाँ सफल नहीं हो पाते हैं। कौन? फ्रांसीसी यहाँ सफल नहीं हो पाते हैं। यहाँ से यह कहाँ जाते हैं? तो गोलकुंडा के शासन से मदद लिया। कहा कि हम आपके यहाँ व्यापार करना चाहते हैं, तो हमें आप मदद कीजिए, आप शासक हैं। तो भारत के राजा के बारे में कोई तारीफ कर देता था तो वो खुश हो जाता था। तो ठीक है, व्यापार करना तो आइए कीजिए व्यापार। अब क्या होता है, और मसूलीपट्टनम में 1669 में कंपनी, कौन सा कंपनी? फ्रांसीसियों की कंपनी स्थापित किया, जो फ्रांसीसियों की दूसरी फैक्ट्री थी। पहली फैक्ट्री कहाँ था? सूरत में 1668 में। दूसरी फैक्ट्री कहाँ खोला है? तो 1669 में मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। एक व्यक्ति है डिलाहे। फ्रांसीसियों की सेना डिलाहे के नेतृत्व में 1672 में सैंत थोमे पर कब्जा कर लिया, जिससे गोलकुंडा के शासक नाराज हुए। डच और गोलकुंडा के शासक दोनों ने मिलकर फ्रांसीसियों को यहाँ से भगा दिया। ठीक है, तो 1672 में फ्रांसीसियों ने क्या किया? मद्रास पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ठीक है, जिससे क्या हुए?
गोलकुंडा के शासक नाराज हुए और डच और आपका कौन गोलकुंडा के शासक मिलकर के फ्रांसीसियों के यहाँ से भगा दिया। अब क्या होता है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से हम देखते हैं इसके बाद फ्रांसीसियों का एक नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया। इसके बाद फ्रांसीसियों का एक नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया, जिसे भारत में फ्रांसीसियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आप जब देखेंगे जिस तरीके से पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपका कौन था, अल्बुकर्क। उसी प्रकार से फ्रांसीसियों का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो फ्रांसिस मार्टिन। इसने ऐसा क्या काम किया था जो हम इसे कहते हैं फ्रांसीसियों को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो मैंने आपको याद है तो अल्बुकर्क के मैंने बारे में बताया था 3-4 पॉइंट, तो आप उसे रिपीट कर लेंगे, जाकर के उसको देख लेंगे आप उस वीडियो को। ठीक है, अब हम बात करते हैं यह भारत पहुंचकर क्या क्या काम किया। बालीकोंडापुरम एक सूबा था जो कहाँ पड़ता था, वो हैदराबाद में पड़ता था। उस सूबा के शासक कौन था, शेर खान लोदी से मिला और इनसे मिन्नत किया कि एक गांव हमें दीजिए जहां मैं व्यापार कर सकता हूं। उस गांव का नाम था पुदुचेरी। 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने इसका नाम बदलकर पांडिचेरी कर दिया और यहाँ किला बनाया, जिस किला का क्या नाम रखा था, फोर्ट लुई। फोर्ट लुई क्यों भाई, क्योंकि लुई 14वां वहाँ का राजा था और राजा के नाम पे यह किला का नाम पहली बार ऐसा इतिहास में है, मॉडर्न इतिहास में, तो आप इसे देख सकते हैं, नाम से जानते हैं। अब फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया पांडिचेरी पे। तो यह भारत से कब गया था, जो आज़ादी के बाद 1954 तक फ्रांसीसी का कब्जा में था, कौन, पांडिचेरी। ठीक है, और यहाँ से बंगाल के शाइस्ता खान के द्वारा चंद्रनगर में व्यापार करने की अनुमति 1990-92 में मिला। जब पांडिचेरी में यह अपना दबदबा बना लिया तो यहाँ से कूच करता है कहाँ, बंगाल के शासक के पास में, उसका नाम था शाइस्ता खान। उसने क्या काम किया कि चंद्रनगर में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या बात होता है, तो देखते हैं। यहाँ पे 1693 में डचों ने पांडिचेरी पर हमला कर दिया और जीत लिया। 1698 में रिजवी की संधि हुई। इस संधि के माध्यम से पांडिचेरी को वापस कर दिया गया। 1724 में माहे पर, 1739 में कराईकल पर एवं 1721 से मॉरिशस में अपनी बस्ती बना लिया, कौन, फ्रांसीसियों ने। अंततः भारत में 3 कर्नाटक युद्ध हुआ अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। नोट में एक यहाँ पे पॉइंट है, फ्रांसीसी मार्टिन के साथ भारत आने वाला व्यक्ति कौन था, वेलांग सिवाने था। अब है प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। आज का जो टॉपिक है भारत में फ्रांसीसियों का आगमन, मैं इसे कर्नाटक युद्ध में पढ़ा तो सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि छोटा छोटा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ ताकि आप इसे पढ़ें और याद करें, समझें। जो मैं समझाता हूँ उस कहानी को आप समझें। उस कहानी को समझने के बाद आपको फैक्ट यूं ही याद हो जाएगा। जो मैं बोलता हूँ उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तो कल मैं क्या काम करूँगा, ये तीनों कर्नाटक युद्ध को एक ही क्लास में समाप्त कर दूँगा। एक ही क्लास में समाप्त करने का मतलब है कि आपको एक ही जगह आपको मटेरियल मिल जाएगा। देखिए मैंने आपके नोट्स बनाया है। देखिए कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण, प्रथम कर्नाटक युद्ध का क्या था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का क्या था, तृतीय क्या था। तो मैंने प्रथम कर्नाटक युद्ध को आज मैं डिस्कशन करने के लिए मैं तो सोच रहा हूँ मैं कर भी दूँगा।
अगर आप लोगों ने बताया तो मेरा मानना है कि एक ही जगह आपको मैं तीनों कर्नाटक युद्ध पढ़ा दूंगा, तो इससे क्या होगा कि कहानी एक बार में आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ तक आपका है, ठीक है, कहानी यहाँ तक है आपका। तो इसे कल मैं प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरुआत करूँगा मैं, ठीक है। आज रहने देते हैं। आज फ्रांसीसियों का आगमन का आप नोट्स बनाइए, धीरे धीरे हम नोट्स बनाते हुए चलेंगे और उसको समझते हुए भी चलेंगे। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो में लाता रहूँ। थैंक यू।